हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट टॉपिक स्टडी। गाइस, दिस इज मंदिर एंड आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे सेकंड पेपर ऑफ द पदार्थ विज्ञान आपको बेस्ट प्रमाण के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेकंड पेपर ऑफ द दस विज्ञान स्टार्ट किया था, जिसमें हम एक परीक्षा एवं प्रमाण के बारे में देखा, जिसमें हम लोग ने ये देखा कि परीक्षा क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, उसके रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या थी, साथ ही साथ ये सारे प्रमाण की क्या उपयोगिता है, कितने प्रमाण होते हैं, ये सारी चीजें के बारे में। पर आज से इस वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, एक एक जो प्रमाण बताए गए हैं उनको सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको टेस्ट प्रमाण के साथ। तो आपको टेस्ट प्रमाण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथोरेटिव टेस्टिमनी। तब टेस्ट प्रमाण को क्या बोला जाता है, ऑथोरेटिव टेस्टिमनी, मतलब जिसको ऑथर किया गया है या फिर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द अथॉरिटी फॉर्म, मतलब लिखा हुआ या फिर बोला हुआ जो टेस्टिमनी रहता है, कौन रहता है आपका प्रमाण। तो जिस प्रमाण के लक्षण की बात करते हैं तो आप तो के लक्षण बताते हुए कहा जाता है तत्र आप तो देशो नाम आप, मतलब आप पुरुष के वचनों को आप तो देश कहा जाता है। अब ये आप पुरुष कौन है, तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आप पुरुष ऐसे पुरुष महान पुरुष रहते थे जिनको हर एक व्यक्तियों का ज्ञान था, तो लोग ज्ञान थे, तो उनको हम लोग आप कहे जाते थे। अब उनके जो वचन रहते थे, जो उन्होंने चीजें बोली थी, जो चीजें बताई है उनके द्वारा, इनको ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आप। अब यहाँ पे बताया गया जो आप्तोपदेश है, प्रत्यक्ष है और अनुमान है, इन तीनों परीक्षाओं में सर्वप्रथम हमें क्या होता है, आप्तोपदेश से ज्ञान होता है। मतलब जिस चीज के बारे में हमें क्या पहले से वस्तु का अगर उपदेश ही ना किया जाए, मतलब उसके बारे में पता ही ना हो, उसके बारे में बताया ही ना गया हो, तो इसका हम लोग प्रत्यक्ष या फिर अनुमान कैसे परीक्षा कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए क्या रहता है कि आत्मोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये तीन परीक्षाएं जरूरी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो बताया गया है आपको देश प्रमाण, तो उसमें आप जो बताए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आप तो कौन थे, आपके क्या लक्षण थे, मतलब किन्हें हम आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है रजस्तमोभ्या निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेनी यसाम त्रिकाल अमदन ज्ञान व्याप्तम सदा आपता शिष्टा विवुद्धा तेषाम वाक असंशयन सत्यम वंचन्ति ते कसमाद और सत्यम निरस। मतलब रजस तमोभ्य निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन, मतलब ऐसे पुरुष जिन्होंने अपने तपो ज्ञान के बल से क्या किया है, रज तम से निर्मुक्त हो गया। मतलब जो रज तम हमारे मानसिक विकार हैं, रजस तमस, उनके विकारों से क्या हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। यशाम त्रिकाल अमलम ज्ञान वेहतम, मतलब जिन्हें तीनों तीनों काल, त्रिकाल मतलब तीनों काल का, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों कालों का ज्ञान क्या है, निबाध रूप से होता है, मतलब उनमें कोई बाधा नहीं रहती। आपता शिष्टा बुद्धा, मतलब उनको ही क्या क्या बोला जाता है, आपता भी कहा जाता है, शिष्ट भी कहा जाता है और विबुद्ध भी कहा जाता है। और इनके जो वाक्य रहते हैं वो असंशयन रहते हैं, मतलब इनके वाक्य पे कोई भी संदेह नहीं किया जाता। सत्यम वक्षंति ते, मतलब वो हमेशा क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं। कस्माद असत्यम निरसना, मतलब उनके पास रज और तम तो है नहीं, मतलब मनोविकार है नहीं, इसके कारण जो भी वो वचन बोलते हैं वो हमेशा कैसा रहता है, सत्य रहता है। ऐसे पुरुष को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं। और ऐसे ही पुरुष के वचनों को हम लोग क्या कहते हैं, आप वचन कहते हैं या फिर आपको उपदेश। आगे इसी की बात करते हैं तो निर्रसमा, मतलब कि यहाँ पे बताए गए हैं सबके एक्सप्लेनेशन। तो आपका शिक्षा विभिन्न पे किसे कहते हैं, सारे चीजों के बारे में बताए गए हैं। उसके बाद तर्क संग्रह क्या बताते हैं इसके बारे में, आपको वृक्ष के बारे में तो क्या बोला गया है, आपको वाक्यम शब्द, मतलब आप पुरुष के वाक्यों को क्या कहा जाता है, तब कहा जाता है। वहीं पे क्या बोला जाता है, न्यायवाद आप तो उपदेश शब्द, मतलब आप पुरुष के उपदेश को शब्द करना। तो आप्तोपदेश शब्द यहाँ पे क्या है, आप्तोपदेश, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको आप्तोपदेश आगम लिखा मिलेगा, कहीं पे आप्तोपदेश लिखा मिलेगा और कहीं शब्द प्रमाण लिखा। तो यहाँ पे वही बताया जाता है कि जो भी आप पुरुष के वाक्य हैं, आप उपदेश है, उन्हीं को हम लोग शब्द या फिर शब्द प्रमाण कहते हैं। अब आप्तोपदेश के दो हमें बेसिकली क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो आप्तोपदेश के भेद की बात करें तो हमें दो आप्तोपदेश के भेद देखने को मिलते हैं, एक लौकिक आप्तोपदेश और एक अलौकिक। इनके नाम पे जैसे ही इनका बताया गया है वर्डिंग्स है, जैसे कि लौकिक बताया गया, लौकिक मतलब लोक, लोक मतलब कि जो हमारे सराउंडिंग है, मतलब अर्थ है।
तो जो लौकिक पुरुष के वाक्य रहते हैं वो क्या कहा जाता है, लौकिक ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमारे लोक जन रहते हैं, जो अपने उनमें भी जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, वो जो उपदेश करते हैं उन्हें लौकिक उपदेश कहते हैं। वहीं पे अलौकिक उपदेश मतलब जो श्रुति या फिर वेद के वाक्य, क्योंकि ये जो वेद है वो पहले ऋषि मुनि गण ने लिखा था, या फिर जो प्रभु जो भी देवी देवताओं के अवतार हुए थे उन्होंने ये सारे वेद और श्रुतियों की रचना की, तो उनके वाक्य को या फिर उनके उपदेश अलौकिक उपदेश कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया आप तो शब्द से सहज आप मतलब कि ब्रह्मादि जो देव देवता उनका ग्रहण किया गया है, और लौकिक पुरुष का आप तब प्रत्येक विषय के समय ज्ञान से ही संभव है। जो लौकिक पुरुष है मतलब इस धरती पे रहने वाले पुरुष हैं, उनका जब आप तत्व की बात करेंगे तो जब तक उनको हर एक चीज की सम्यक ज्ञान ना हो जाए तब तक उसके जो आपको उपदेश है या फिर उपदेश है उनको हम लोग आप तत्व नहीं लेते। अब हम बात करते हैं आप तो उपदेश की आयुर्वेद में होते हैं क्या, तो पिछले रिव्यू में हमने इससे बात की थी, जो आपतिक देश है उसने अलग अलग चीजों के बारे में उपदेश किया गया। जैसे कि अगर एक रोगी की परीक्षा कर रहा है तो उसमें क्या क्या हमें विकार देखने को मिलेगा, कि रोगों का प्रकोप देखने को मिलेगा, और उसके अनुसार हमें कौन सी चिकित्सा उसको देनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे कि यह रोगी ऐसे प्रकृति वाला रहेगा, ऐसे कारणों वाला होगा, ऐसे स्वरूप वाला होगा, ऐसे शब्द पद रूप उपद्रव वृद्धि स्थान क्षय, ऐसे भविष्य वाला, ऐसे नाम वाला और ऐसे योग वाला होगा। ये सभी चीजें क्या है, ये आपको उपदेश में बताई गई रहते हैं। तो इनके अनुसार जब हम आप चिकित्सा देते हैं तो इससे क्या होते हैं, जो चिकित्सा रहते हैं वो सफल रहते हैं। यही हमारे आपको उपदेश से उपयोगिता मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन, तो वही इंग्लिश में बताया गया है कि आगे क्या है बताए गए थे, ये सारी चीजें रहते हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं वो माननी चाहिए, ताकि क्योंकि वो सारी चीजें क्या है ऐसे डायरेक्ट नहीं बताई गई, उनके बारे में एक रिसर्च किया गया है, उन पे ऋषि मुनि ने बहुत समय तक कार्य किए थे, उसके बाद उन्होंने उल्लेखित किए उपदेश, जिसके कारण इसके हमें क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं उनका प्रैक्टिकल यूज। अब ये हो गया हमारे आपतोपदेश प्रमाण के बारे में, तो यहाँ तक मैंने आपतोपदेश प्रमाण के बारे में पढ़ी। अब यहाँ पे हमारा एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कि शब्द या फिर वाक्य, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे शब्द के लक्षण, शब्द के भेद, शब्द के वृत्ति, शक्ति ग्रह, ये हो गए सब शब्द से रिलेटेड। इसके बाद वाक्य का स्वरूप पढ़ेंगे और वाक्यार्थ ज्ञान हेतु करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शब्द के लक्षण के बारे में। तो क्या बोला है, शब्दों नाम वर्ण समान, मतलब यहाँ पे क्या बोला जाए कि वर्ण क्या होता है, लेटर को मिलाकर, मतलब जब एक ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। मतलब वर्णों या फिर अक्षरों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। मतलब अक्षर के समुदाय को क्या कहा जाता है, शब्द। वही बोला गया है, शब्द क्या होगा आपका वर्ड, और वर्ण क्या होगा, लेटर। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर इज नोन एज वर्ड। तो वही बताया गया है कि वर्णों या फिर अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द। नेक्स्ट बात करते हैं शब्द के भेद के बारे में। तो शब्द के 4 भेद बताए गए हैं यहाँ पे, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनुरूप। मतलब शब्द पूर्वविधान दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, प्रत्यक्ष, अनुरूप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं, मोस्टली देखने को मिलते हैं कि इतने क्वेश्चन आते हैं। सत्याग्रह हेतु हो गया, वाक्यार्थ हेतु हो गए, ये सारे पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। तो इसमें क्या बोला है कि शब्दों के भेद में 4 प्रकार के शब्द बताए गए हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनुरूप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दृष्टार्थ। दृष्टार्थ मतलब कि ऑब्वियस या फिर एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइट, मतलब इन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। मतलब अगर कहीं पे लिख दिया गया है और उस चीजों को हम जब इंद्रियों द्वारा भी देख सकते हैं, मान के चलो कहीं बुक में आपको शेर लिखा हुआ, सिंह लिखा हुआ हो, अब सिंह को हम क्या कर सकते हैं, अपने इंद्रियों द्वारा भी ग्रहण कर सकते हैं, उससे ही हम विस्तार करते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिनका इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे विस्तार को शब्द कहते हैं। इनमें भिन्न भिन्न प्रमाणों से जो ज्ञान प्राप्त योग है उसे दृष्टांत कहते हैं। जैसे कि उदाहरण अर्थात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, ये क्या होते हैं, इनसे दोष प्रकोपित होता है। तो इनका हम लोग इंद्रिय द्वारा भी ग्रहण कर सकते हैं। मान के चलो अगर हम लोग अर्थात में इंद्रियार्थ संयोग मतलब किसी भी इंद्रिय का अयोग, अति योग या फिर मिथ्या योग करते हैं, या फिर प्रज्ञा अपराध जानबूझ के कोई गलत काम करते हैं, तो इससे क्या होता है हमारे शरीर के जो दोष है वो प्राकृतिक देखने को मिलता है। तो ये क्या होगा, एक एग्जाम्पल होता है किसका, दृष्टांत।
वहीं पे प्रकोपित दोष षड उपक्रमों से शांत होता है। जो षड उपक्रम बताए गए हैं, संचय, प्रकोप, प्रशम, प्रस्थान, व्यक्ति भेद, इनके द्वारा क्या होता है, ये शांत होते हैं। अभी षड उपक्रम जो बताए गए हैं, जैसे पंचकर्म और क्रम, तो उस द्वारा भी क्या होते हैं बताया जाते हैं। उनसे जब हम प्राकृतिक क्रिया करते हैं उसके द्वारा हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रकोपित दोष शांत होते हैं। मतलब यहाँ पे जिस चीजें बताई गई हैं वैसे ही हमें देखने को भी मिलता है अपने इंद्रियों द्वारा। ऐसे शब्द को हम बताते हैं दृष्टांत शब्द। नेक्स्ट आता है यहाँ पे शब्द के भेद और दृष्टांत, मतलब जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता उसे अदृष्टांत, मतलब जो चीजें बताई गई हैं लेकिन उसका हम इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते। जैसे मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, अब ये बताया तो गया है लेकिन हम लोग अपने इंद्रियों से नहीं ध्यान कर सकते इसे सच में पुनर्जन्म होता है या फिर नहीं होता है या फिर मौत होता है। तो ये चीजें क्या है बताने के बावजूद भी इसका इंद्रियों द्वारा ग्रहण न होने देता है और दृष्टांत कहा जाता है। अगला आता है सत्य। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जैसा कहा गया हो उसका वैसा ही होना, ये क्या होता है, सत्य होता है। जैसे आयुर्वेद के उपदेश जैसे बताया गया वैसे ही है। वहीं पे साध्य रोगों की सिद्धि के उपाय भी जैसे कहे गए हैं उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, साध्य रोगों को शांत कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनुरूप। तो जो सत्य के विपरीत हो उसे अनुरूप कहते हैं। अनुरूप मतलब झूठ, मतलब जो जैसा है वैसा ना बताना उसको क्या कहते हैं, झूठ कहते हैं। जैसे मृत शरीर को वेदना होती है वो क्या होगा, सरासर मृत होता है, क्योंकि एक बार मृत शरीर हो गया तो उसके जो इंद्रिय रहती है वो कार्य करना बंद कर देती है। तो वहां पे वेदना भी हो सकती है क्योंकि स्पर्शनीय इंद्रिय रहता है उनका कार्य रुक जाता है। तो मृत शरीर तो वेदना नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होता है, सत्य के विपरीत बताया गया, मतलब झूठ बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंत। आंखों से सुनाई देता है ये नहीं सकता क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय द्वारा सुनाई देता है। चित्र इंद्रिय का ताप क्या है कि रूप तत्व होता है। तो ये भी क्या हो गया, अनुरूप का इजाफत माना जाता है। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या किया देख लिया, शब्द देख लिया, शब्द की नियुक्ति देख लीजिए, शब्द के प्रकार देख लिए, भेद देख लिए। अब हम बात करते हैं शब्द वृद्धि आपसे शब्द बोधक वेद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्या बताएगा, शब्द वृद्धि होता क्या है या फिर शब्दार्थ बोधक वृद्धि क्या होता है। तो वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाले सत्य को शब्दावृत्ति या फिर वाक्य वृत्ति कहते हैं। मतलब जो क्या करता है, किसी भी वाक्य, अगर कोई वाक्य बोला गया है उसकी वृत्ति कराने वाले, मतलब उसका अभिप्राय, मतलब वो बोलना क्या चाहता है ये ज्ञान कराने वाली चीजें को अंदर क्या होता है, शब्द वृत्ति या फिर शब्दार्थ बोधक वृत्ति कहते हैं। मतलब वाक्य के अर्थ को बताने वाले सत्य को शब्द वृत्ति कहते हैं। अब शब्द वृत्ति कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, जिसमें अविधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य व्याख्या, इस तरह से 4 क्या है शब्द भेदे की वृत्ति या फिर शब्द वृत्ति देखने को मिलते हैं। इन्हीं को हम लोग वाक्य वृत्ति भी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, वाक्य अर्थ बोधक वृत्ति, वाक्यार्थ क्या है, तो वो सबको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वृत्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य वृत्ति, लेकिन यहाँ पे वाक्यार्थ ज्ञान हेतु अलग है और शब्द वृत्ति अलग है और शक्ति ग्रह हेतु अलग है। तो ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको कि अगर शब्द वृत्ति पूछता है तो आपको अविधा, लक्षणा यही लिखना है। शक्ति ग्रह हेतु पूछ रहा है तो आपको उसके अनुसार 8 शक्ति ग्रह हेतु लिखने हैं। और वाक्यार्थ हेतु, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु बोल रहा है तो इसके अनुसार ही उसके प्रकार लिखने हैं। इनको आप सब नहीं कहते। तो हम लोग शब्द वृत्ति देखते हैं। तो शब्द वृत्ति में क्या बताया गया है, इसके जो उस शब्द के अर्थ की बताने वाले या तो वाक्य के अर्थ को बताने वाले शब्द को हम लोग शब्द वृत्ति कहते हैं। इसके 4 प्रकार देखने को मिले, इसमें अविधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य व्याख्या। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अविधा के बारे में। अविधा का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग, मतलब जो सामान्य अर्थ होता है किसी भी शब्द का या वाक्य का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अविधा। मतलब जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तो इसके जगह वहां पे क्या अविधा शब्द जैसे सिर पर चढ़ाने। तो इस वाक्य का अर्थ किसी वस्तु को इसी स्थान पे उठाकर सिर पर रखना होगा। मतलब जब हम अभिधा की बात कर रहे हैं वैसे तो अगर हम इसको अलग वे से ले तो सिर पर चढ़ाने का मतलब क्या होता है कि सिर को जैसे बेटे को सिर पर चढ़ाना, मतलब इसको ज्यादा बढ़ावा देना है। लेकिन यहाँ पे वो अर्थ, मतलब अलग अर्थ ना लेकर जो बोला गया है उसको वैसे ही माना। जैसे सिर पर चढ़ाना मतलब कोई वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर पे चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिधा। मतलब जो जैसा बोला गया हो उसको इसी प्रकार से ग्रहण करना। नेक्स्ट आता है इसमें लक्षणा। तो लक्षणा क्या बोला गया है, मिटोन, मतलब जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ प्रकट न होकर अन्य अर्थ का अवबोध होता है तब उसे लक्षणा करती है। मतलब जो जैसा बोला गया है वैसा उसका ज्ञान न होकर थोड़ा अलग ज्ञान, मतलब
शब्द की निरुक्ति के अनुसार क्या बोला गया, शब्द की निरुक्ति के अनुसार जो अर्थ होना चाहिए उससे भिन्न अर्थ का होना लक्षणा कहलाता है। मतलब जैसे यहाँ पे बताए गए गंगायाम पे, गंगायाम घोष मतलब क्या होता है, इसका सीधा अर्थ क्या होता है कि यहाँ गंगा पर कुटी, ठीक है। गंगायाम घोष का मतलब कि गंगा पर कुटी, लेकिन गंगा पे कुटी होना तो ये मुश्किल है, ये गंगा क्या है, जल है, इसके ऊपर कुटी तो बन नहीं सकती। मतलब यहाँ पे हमें बोला तो क्या गंगा पर कुटी है, लेकिन इसका अर्थ हमें ये नहीं लेना है कि गंगा पर कुटी है, इसका अर्थ ये लेना है कि गंगा के समीप कुटी होना। तो यहाँ पे जैसा बोला था तो सेम अर्थ ना लेकर थोड़ा डिफरेंट अर्थ लेना है, इसको लक्षणा शक्ति कहते हैं। जैसे तलवारें दूसरा देखते हैं तो तलवारें मैदान में आते हैं, तो अब तलवारें खुद तो चलकर आती ही है, यहाँ तलवार का अर्थ है कि जो तलवार बंद सिपाही नहीं हो वो क्या होते हैं मैदान में आते। नेक्स्ट आता है कि व्यंजना शक्ति। तो व्यंजना मतलब कि सजेस्टेड। तो क्या बोला गया है कि जब वाक्यात मतलब जो अविधा है और लक्षणा है इनसे अतिरिक्त मतलब लिटरल मीनिंग और जो मेटोनिम है इन दोनों से अलग जब कोई अलग तीसरा ही अर्थ हमें जोड़ देता है तो उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे बच्चे के परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर पिताजी के क्या कहते हैं तो बहुत अच्छा काम किया। मतलब यहाँ पे जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसके पापा उससे क्या कहते हैं, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे ये अर्थ नहीं लेना इसलिए सच में अच्छा काम किया, तुम तो मेरा नाम रोशन करो। यहाँ पे जो वाक्य का अभिधेय अर्थ है मतलब अभिधा जो है और लक्ष्यार्थ है इससे तीसरा अलग अर्थ निकल कर आता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को समझता है कि पिता उस पर खुशी नहीं है, उस पर कुछ नहीं है बल्कि उस पर गुस्सा दिखा रहा है, और वो बच्चा उस बात को समझकर पिता से क्या होता है देर कर जाता है। अर्थात जब अविधा और लक्षणा से अलग हमें क्या होते हैं ज्ञान प्राप्त होते हैं वो क्या कहते हैं व्यंजना। ठीक है, तो अविधा क्या था कि जैसा बोला गया वैसे ही है, लक्षणा क्या था थोड़ा सा अलग, और व्यंजना क्या है कि एकदम ही अलग उसका अर्थ। और लास्ट आता है इसमें तात्पर्य व्याख्या। तात्पर्य व्याख्या मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस बोला जाए, तो रेफरेंस तो ऑब्जेक्ट में जब कोई शब्द बोला जाता है तो उसको तात्पर्य व्याख्या कहते हैं। मतलब एक यहाँ पे क्या बोला गया कि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, ऐसे किसी स्थिति में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसके कई अर्थ हैं। तो ऐसे दशा में अविधा लक्षणा और व्यंजना से क्या होता है उसका अर्थ भी ज्ञात होता है। ऐसी अवस्था में हमें जब ज्ञान प्राप्त करना हो तो जिस शक्ति के द्वारा ये अर्थ प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं तात्पर्य व्याख्या। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो सैंधव जो है इसके दो अर्थ होते हैं, सैंधव का दो अर्थ होता है, एक नमक और दूसरा सोना। तो यदि भोजन के समय कोई सैंधव कहे तो उसका अर्थ क्या लेना चाहिए कि नमक लाओ। वहीं पे अगर कोई मैदान में खड़ा हो तो उस समय अगर कोई बोले कि सैंधव लाओ तो वहां पर बुरा होता है। तो इस तरह परिस्थिति के अनुसार या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार जब कोई चीज रेफरेंस तो ऑब्जेक्ट बोले जाए, जब वहां ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में जब उसका ज्ञान प्राप्त होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं तात्पर्य व्याख्या। तो ये हो गए चार प्रकार के हमारे वाक्य वृत्ति या फिर शब्द। इसके बाद नेक्स्ट आता है शक्तिग्रह हेतु। शक्तिग्रह हेतु जैसे कि मैंने बोला था तो प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आखिरी शक्ति की सहायता से उजागर होता है, और इस पद शक्ति की प्राप्ति के जो साधन है उसको शक्तिग्रह हेतु। अतः हम लोग ने देखा कि वाक्य के अर्थ को बताने के लिए जो चीज हो वो शब्द वृत्ति है, तो वो शब्द वृत्ति के लिए जो शक्ति चाहिए वो किसके द्वारा आती है, शक्तिग्रह हेतु के द्वारा। तो यहाँ पे शक्तिग्रह हेतु के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि पदों की शक्ति का ज्ञान होना शक्तिग्रह है, जिस शब्द में जिससे अर्थ बोधा होता है उसको शक्तिग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे 8 शक्तिग्रह बताए गए हैं जिसमें व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य से दृष्टि और सानिध्य, ये क्या होते हैं 8 शक्तिग्रह आते हैं जिनके द्वारा क्या होता है पदों के अस्तित्व ज्ञान ग्रहण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में क्या बोला गया है, मूल धातु से सर्व प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनता है। ठीक है, कोई भी जब मूल धातु है उसमें प्रत्यय या फिर उत्तर जोड़कर क्या होता है शब्द बनता है। संस्कृत का लगभग हर शब्द धातुओं के बीच में तोड़ा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है मूल धातु रहता है उसमें कोई शर्त या फिर शब्द जोड़कर हम कोई शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जो पक्का शब्द है ये क्या होता है पच धातु में रुत प्रत्यय लगाकर बनन। तो यहाँ पे पच धातु का अर्थ क्या होता है पकान। तो जब हम कोई मूल रूप लेते हैं तो उससे क्या ग्रहण होता है उसको क्या कहते हैं व्याकरण शक्ति कहते हैं। इसके बाद सेकेंड आता है उपमान।
उपमान मतलब कि कंपैरिजन, उपमान मतलब कंपैरिजन। तो जब किसी अप्रसिद्ध वस्तु का अन्य प्रसिद्ध वस्तु से तुलना करना उपमान कहलाता है। मतलब कोई एक अप्रसिद्ध है तो उसको प्रसिद्ध से जब तुलना कराते हैं तो अप्रसिद्ध का अपने आप ज्ञान हो जाता है। तो तुलना करने से जिस वस्तु का ज्ञान नहीं रहता उसका भी ज्ञान हो जाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि धनुष की तरह जिसमें शरीर की आकृति हो जाए उसे अनुवार्त या फिर इत्यादि कहते हैं। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि जब रोगी आएगा तो उसके अगर हमें टेटानस मतलब धनुर्वात जैसे मतलब धनुष के जैसे अगर उसके शरीर की आकृति देखने को मिलेगी तो हमें इसे देखकर क्या बोल सकते हैं कि वो उसको क्या हुआ है, टेटानस या फिर धनुर्वात हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि धनुवार जिसके बारे में कोई नहीं जानता उसकी उपमान धनुष से दी जा रही है, अगर जिसके बारे में सब जानते हैं तो इससे क्या हो रहा है, धनुवार का ज्ञान हो रहा है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, उपमान तत्व। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोश। कोश मतलब क्या होता है, डिक्शन। तो एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। तो कोश की सहायता से पर्यायवाची शब्द से वही शब्द को जाना जा सकता। जैसे अगर हम कभी के मदन देखते हैं तो मदन कटा हस्त राठन, ये सारे तीनों चीज क्या है, कटा करहाट राट, ये सभी क्या है, मदन फल से ही पढ़ रहे हैं। तो ये हम ये श्लोक पढ़ के तो नहीं बोल सकते कि जब हम क्या करेंगे, डिक्शनरी या फिर पोस्ट खोजेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, तरहाट और राट का इनका अर्थ पता चलेगा, इनका प्रणाम पता चलेगा कि ये दोनों क्या है, मदन मतलब मदन फल से ही पढ़ रहा है। इस तरह से क्या होता है, जिस चीज का ज्ञान हमें नहीं रहता उसका ज्ञान हमें पोस्ट द्वारा होता है, इसी को हमें पोस्ट सकते। नेक्स्ट आता है आपके वाक्य। मतलब हम लोग ने जो देखा था अथॉरिटी स्टेटमेंट, मतलब जो चीजें लिखी गई हो तो आप पुरुषों के शब्दों से भी प्रतिग्रह का ज्ञान होता है। जैसे आप पुरुष जब किसी रोग के बारे में कहते हैं तब बिना उस रोग के ग्रसित रोगी को देखे इस रोग का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने धनुवाद की बात की, यहाँ पे क्या होगा कि अगर धनुवाद के बारे में लिखा गया हो तो हम बिना धनुवाद के रोगी को देखे ही ये ज्ञान कर सकते हैं कि धनुवाद का रोगी कैसा दिखेगा, मतलब धनुष के जैसा दिखेगा। तो वही बताया गया कि बिना जिस चीज से देखे ही हम इसका ज्ञान कर लेते, अतः वाक आप एक वाक्य के शब्द ज्ञान में सहायक, इसलिए ये क्या है, एक शक्तिग्रह हेतु माना। नेक्स्ट आता है इसके बाद आज के शक्तिग्रह हेतु में व्यवहार। व्यवहार मतलब कि मैनरिज्म, मतलब दूसरों को देख के जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो व्यवहार अपने से बड़े व्यक्तियों के व्यवहारिक कार्यों को देखकर जो शब्दों का अर्थ ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। जैसे यदि किसी पिता ने क्या कहा माँ से कि पानी लाओ, तब माँ क्या करती है, पानी लाओ। तो यहाँ पे बच्चे देख क्या होता है, बच्चे को जिसे पानी का अर्थ नहीं पता था उसे भी पानी का अर्थ ज्ञान हो जाता है। मतलब जो आज तक ये नहीं जानता था पानी इसे कहते हैं, अब ये जान जाएगा कि माँ पानी कहने के क्या लेकर आ, तो वो समझ जाएगा पानी। यहाँ पे व्यवहार से शब्द ज्ञान होता है, इसलिए व्यवहार के भी विग्रह है माना गया। नेक्स्ट आता है इसमें वाक्य से। वाक्य शेष मतलब स्पीच रिमाइंडर, मतलब कुछ चीजें छोड़कर मतलब कुछ वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ से अर्थ का ज्ञान वाक्य के इस तरह है। मतलब अगर सिर हाथ पैर पृष्ठ आदि कह दिए गए, मतलब इससे हम लोग क्या ध्यान करेंगे कि पूरी अगर कोई बोल रहा है कि सर है हाथ है पैर है तो इससे क्या होगा, हमें किसी भी पुरुष का ज्ञान होगा। यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीजें बोलकर अन्य चीजें छोड़ देने चाहिए, हमें क्या होता है उसके पूरे रूप का ज्ञान होता है, इसी को हम लोग वाक्य शेष कहते हैं। नेक्स्ट आता है विवृत्ति, मतलब कि अनवेबलिंग या फिर इंटरप्रेटिंग, मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं पर जहाँ शब्द के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण किया जाए उसे विवृत्ति कहते हैं। मतलब जैसे मान के चलो एक शब्द है तो उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो उसका पूरा वहाँ पे अगर विवरण दिया जाए तो इस अर्थ का हमें अच्छे से ज्ञान हो सकता है। जैसे अगर मधु शब्द है तो मधु शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे शहद मदिरा चैत नाग एक दैत्य परिणाम मधु था और वसंत, तो ये सारे क्या है मधु के अर्थ। लेकिन यदि वाक्य में ऐसा बदल जाए, मधुशाला कविता की एक पंक्ति है जैसे पाठ गढ़ है पीने वाले पुस्तक मेरी मधुशाला, ऐसा करने पे हमें यहाँ पे मधु का अर्थ मदिरा पता चल रहा है, इसे कहते हैं विवृत्ति। नेक्स्ट आता है इसमें सानिध्य। सानिध्य मतलब प्रेजेंस ऑफ नॉन, मतलब एक चीज मान के चलो एक पूरा वाक्य लिखा गया है तो वहां पे एक वर्ड का हमें मीनिंग पता है लेकिन दूसरे वर्ड का मीनिंग हमें पता नहीं है। एक वर्ड के रहने की वजह से दूसरे वर्ड का भी हमें मीनिंग पता चल जाता है, सानिध्य कहते हैं। जैसे
ज्ञात शब्द के सानिध्य में रहने वाले अज्ञात शब्द का भी ज्ञान हो जाता है। जैसे प्रसिद्ध शब्द से अप्रसिद्ध शब्द का ज्ञान हो जाता है, उसे ही हमें क्या रहता है, सानिध्य कहते हैं। जैसे आम के पेड़ पर वसंत देते हैं, वसंत देत मधुर आवाज में गाना गाते। अब यहाँ पे आम के पेड़ पर वसंत ऋतु और मधुर आवाज से हमें ये सारी चीजें पता है, लेकिन यहाँ पे हमें वसंत ऋतु का मतलब नहीं पता। लेकिन आम का पेड़, गाना और वसंत ऋतु, इसके संदर्भ से ये पता चल जाता है कि वसंत ऋतु का मतलब क्या हो जाएगा, होया। इसलिए क्या हो रहा है, इन अलग वर्डों के सानिध्य के कारण हमें वसंत ऋतु का नाम मतलब पता चल रहा है। इसी कारण सानिध्य भी एक प्रकार से शक्ति ग्रह है क्या। तो ये जो आज शक्ति ग्रह है तो बताए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जाएगा, तो इसको आप पक्का पढ़ना ही पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं वाक्य के बारे में। यहाँ तक हम लोग ने किसके बारे में, शब्द के बारे में देख लिया। अब वाक्य के बारे में बोला जाता है अर्थबोधक पद समय का वाक्य, मतलब ऐसे पद का समय है जो सार्थक अर्थ को निकलता है। मतलब a group of words which concludes to a definite meaning, मतलब जब बहुत सारे पदों का समूह एक जगह इकट्ठा होता है जिससे कोई एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, वाक्य। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। तो वाक्यार्थ ज्ञान हेतु तीन होते हैं, इसमें आकांक्षा, योग्यता और सनिधि आती है। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे जो हम शक्ति ज्ञान हेतु पढ़ते हैं वहाँ पे सानिध्य है, और जो वाक्यार्थ ज्ञान हेतु पढ़ते हैं इसमें सनिधि। ठीक है, तो हम इनके बारे में सेपरेटली देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्यार्थ ज्ञान हेतु में तीन प्रकार होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सनिधि। तो आकांक्षा की बात करते हैं, तो आकांक्षा नाम से पता चल रहा है कि एक तो वाक्य में कई शब्द या पद होते हैं। ऐसा होने पर भी कभी बार वाक्यार्थ का बोध नहीं लेगा। वाक्यार्थ का बोध करने के लिए एक पद को दूसरे पदों की सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है, इसे आकांक्षा कहते हैं। मतलब अब एक पद को जब अपने अर्थ को बोध कराने के लिए दूसरे पद अपेक्षा हो, मतलब उसकी सहायता की जरूरत हो, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। आकांक्षा का अभिप्राय क्या होता है कि वाक्य में ऐसे ही रखे न है वे निरंतर किसी तात्पर्य का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण देखते तो रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, यहाँ पे रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, सिर्फ अगर केवल रमेश और सुरेश लिखा गया होता तो यहाँ पे ज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि रमेश और सुरेश तो सिर्फ नाम दिया गया है, इससे इनके कर्म का ज्ञान भी नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पे किंतु पढ़ते हैं, जब ये लग जाता है, मतलब रमेश और सुरेश को किसकी अपेक्षा पढ़ते हैं, तब हमें क्या हो रहा है, इस वाक्य का संपूर्ण ज्ञान हो आता है। इसमें योग्यता, योग्यता इसका क्या बोला गया, अर्थस्य अबाध योग्यता, मतलब अर्थ को बाधित न होना योग्यता होता है। योग्यता का अभिप्राय होता है कि पदों के समूह से निकला हुआ अर्थ असंभव न हो। मतलब पानी में हाथ तैर गया है, यहाँ पे ऐसा तो लगेगा कि असंभव, लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि अगर पानी गर्म है तो उसमें हाथ तो तैर सकता है। मतलब यहाँ पे तो अर्थ निकल कर आ रहा है, वो गलत तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, असंभव भी नहीं है। मतलब जब कोई वाक्य बोला है तो उसका अर्थ अच्छे से निकल कर आता है, असंभव असंगत रहता है, असंगत न रहता है, असंभव नहीं रहता। ऐसे वाक्य तो या फिर ऐसे पद समय तो अंतर क्या रहते हैं, योग्यता पर समय या फिर योग्यता वाक्यार्थ हेतु कहते हैं। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे सन्निधि। सन्निधि वैसे तो ये सेम ही है, सन्निधि का भी अर्थ होता है निकटता, या फिर समीपता, और सानिध्य का भी अर्थ होता है कि समीप। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि सन्निधि या आसक्ति का अर्थ है समीप या निकटता, अर्थात अर्थ बोध कराने वाले पदों के बीच देश या काल का व्यवधान न रहा। मतलब कि अगर हम कोई एक वाक्य बोल रहे हैं उसमें कुछ पद बोलकर रुक जा रहे हैं तो उसका तो वाक्य इनकम्प्लीट रहता था। जैसे पदा नाम अविलंब उच्चारणम सन्निधि, तो पदों के अविलंब उच्चारण को हम क्या कहते हैं, सन्निधि करता, मतलब पदों का बिना विलंब से किया गया उच्चारण सन्निधि। जैसे पानी कहकर कुछ समय बाद बह रहा है, कहने पे काल का व्यवधान है। अगर मैं बोल दे रहा हूँ पानी, तो उसके बाद 10 मिनट बाद बोल रहा हूँ बह रहा है, तो इससे क्या होता है कि काल का विच्छिन्न व्यवधान होने के कारण उसका अर्थ नहीं निकल पाता। तो वहां पे जब किसी भी चीज से या फिर किसी भी वाक्य समय के देते हैं, जब किसी भी तरह के काल या फिर देश का व्यवधान न हो, तो उसको क्या कहा जाता है, सन्निधि कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, किसी भी वाक्य का ज्ञान अच्छे से होता है। तो ये रहा टोटल हमारा किसके बारे में,
आपको बेस्ट के बारे में। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोज एंड मटेरियल नोट रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड हो जाते हैं।